तो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज आपको बताने वाले हैं हम क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपका जो फेमस गेस पेपर है उसके क्वेश्चंस है। और आज हम करने वाले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो ये चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत हैं, जिसको हम दो पार्ट में करेंगे और फर्स्ट पार्ट में पास 40 से 41 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो क्या करना, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। जब भी हम लोग तो टेस्ट देने के लिए ना पेन पेपर रखो और अपने आंसर पे चले जाओ और उसको सॉल्व करके देखो कि आप कहाँ सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, है ना। तभी आपका एग्जाम में भी आप वहाँ पर कर पाओगे। और दूसरी बात है कि आप टेस्ट देते हो तो मैंने ये कहा है कि कमेंट करो। मैं देखता हूँ मैं भी कमेंट नहीं करता, बट कुछ ही बच्चे जो कमेंट करते हैं, बाकी सब सिर्फ सुनते रहते हैं। तो सुनना नहीं है, हाथ चलाना है। हाथ चलाओगे, दिमाग चलाओगे तो ही आप एग्जाम में कर पाओगे। और हमारे कुछ चैनल है एक्सजी अकेडमी कम अच्छा और फिजिक्स विद अभिजीत सिंह। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखता है एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, है ना। सुनना बातों को अच्छे सुनना कर रहा है कि जो जब किसी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा, धारा प्रवाहित होगी, तो बताओ वो क्या बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बी कहता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। सी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। डी कहता है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। जैकबोर्ड पूछता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट आ गया आपका। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चला जाऊंगा। तो याद रखना कि जब भी अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो क्या बनाता है, वो सिर्फ एक ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। क्या बनाएगा, याद रखना इस पॉइंट पर क्या बनेगा, इस पॉइंट पर सिर्फ बनता है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एमएफ मतलब ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कब, जब किसी एक वायर से करंट फ्लो करेगा तब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है क्योंकि जितना एक वायर में क्या होता है, एक वायर होता है न्यूट्रल, है ना। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो प्रोटॉन भी है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0, इसलिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज को मूव करना चाहिए। यानी चार्ज अगर चलेगा, चार्ज में स्पीड होगी, तभी वो एक क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जब भी एक वायर में होता है तो वायर में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस से फिक्स है, वो नहीं चलते हैं। चलता कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलता है। और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन में भी ओनली मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वायर है, करंट है, इसलिए, है ना। अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या बनाता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बी कहता है मेंशन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ। कहता है कि एम्पियर सर्किटल थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ का कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो आप सबको पता है, आई थिंक जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो फॉर्मूला था बी डॉट डी एल, है ना। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। यानी इसके अंदर कितना चार्ज, कितना करंट इंक्लोज, ना करंट नहीं, करंट इंक्लोज, कितना अंदर इसके अंदर करंट जा रहा है ना। तो किसी पॉइंट बी पर, किसी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट डी एल, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज। यहाँ डीएल क्या होता है, डीएल होता है कि इस छोटे छोटे पार्ट को हमने अगर, है ना, ये जो छोटा पार्ट होगा इसको बोलते हैं डीएल बोलते हैं। तो इस सारे पार्ट को ऐड कर दो। बात समझ आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से इंपॉर्टेंट है। ये सबका सब क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है ना, याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी पीवाई क्यू में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पीवाई क्यू में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखता है ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, जहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 टेस्ला गिवन है। विथ वेलोसिटी, यानी उसका वेग कितना गिवन है, 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र दे दिया हमें इसकी स्पीड भी दे दी 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब उसने एंगल भी दे दिया, एंगल कितना मतलब 90 डिग्री। देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटोन, है ना। तो बताओ कि उस प्रोटोन पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। और मैं यहाँ पर उसमें प्रोटोन का हमें क्या गिवन है, प्रोटोन पे कितना चार्ज होता है ये भी हमें गिवन है। तो यार देखो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आता है। तो मैग्नेटिक होता है, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो एफ इज इक्वल टू होता है एफ, है ना। मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू वी बी साइन थीटा। याद रहेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्या करना, सारी वैल्यू को आपको बस पुट करना है और आंसर रख के इधर सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19 10⁻−19। वेलोसिटी भी देखो हमें गिवन कितनी, 4 × 10⁷। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है वो 5 टेस्ला। और उसने कहा राइट एंगल पर है ना। राइट एंगल मतलब एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो लिखोगे आप साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पर चीज़ों को मल्टीप्लाई करनी, वो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका पूरा का मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 32 इंटू 10 आ जाएगा ये -12। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो आंसर आना चाहिए आपका 3.2 इंटू 10 -11 फोर्स है, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन, है ना। तो ये आपका जो है इतना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। याद हो जाएगा तो काम आपका बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा, देखो आपका ऑप्शन क्या है, बहुत लोगों ने आंसर शायद दे भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जितने मैंने अभी तक फॉर्मूला बताए हैं, अगर आगे में ऐसा ही फॉर्मूला यूज होगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन को स्किप करूंगा, मतलब उसको मैं नहीं करूंगा, उसको आपको कमेंट में करना है। ठीक है, और फिर मेरा फाइनल कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैं आपको वहां पर आंसर लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब कि ये सारे क्वेश्चन PYQ वाले क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन तो PYQ में आया हुआ है, ये नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। मैं कहूँ तो ये आपका एक बार नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे या CUET एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। आते क्वेश्चन में 4, क्वेश्चन 4 कहता है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब हमें एक कॉइल है ना, इस कॉइल की मुझे रेडियस गिवन है, यानी आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। देखो जैसे सेंटीमीटर में आएगा इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर में हो जाएगा पहली बात। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 100 टर्न्स है, मतलब ऐसे इसमें एक टर्न है, ऐसे कितने टर्न है, टोटल ऐसे 100 टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके 100 हो गए। कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई, है ना, आई की वैल्यू कितनी है, वो आपकी 3.2 एम्पियर है। तो कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कह रहा है कि बताओ इसके सेंटर पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बात समझ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला होता है बी, है ना, ड्यू टू ए कॉइल, कॉइल कॉइल मतलब एक सर्कल, है ना। फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पढ़ लेना। जहां पर n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एक ही टर्न होगा तो 1 लिखेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर 100 हो गई, म्यू नॉट की वैल्यू हो याद रखना कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, करंट आई की वैल्यू गिवन है वो 3.2 गिवन है, एंड डिवाइड बाई 2r, और r की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 इंटू 10⁻²। ठीक है, रखे क्या ना करना है आपको, बस यहाँ का चीजों को बस सॉल्व करना है। तो 2 से जाएगा ये आपका 3.2 1.6 टाइम्स में। ठीक है, तो बाकी आपको रख के सिर्फ यहाँ वैल्यू को सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.12 इंटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर। अब आप इसको पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर 1 से 10, 1 से 0 मर गया यहाँ पर, पहली बात है ना। तो ऊपर जाके होगा 10⁻⁻7 है, तो -6 और -6 और +2 हो जाएगा आपका, है ना, -6 एंड +2, तो कितना होगा, -6 एंड +2 हो जाएगा -4। ठीक है, और क्या करना, बाकी आपको ये सारी वैल्यू को रख के सॉल्व करना है, पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करना, तो आपका जो आंसर आता है कुछ वो 2.01 आएगा ना, इंटू 10⁻³ इतना टेस्ला आएगा। बस आपको रख के सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं बता दिया हूँ, है ना। इसको आपको ये काम आपका होता है सॉल्व करना। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ से, आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको करना है एग्जाम में कैसे करते हैं ना, क्योंकि मेथड यहाँ पर जितना होगा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दिया है ना, बाकी आपका काम होता है सॉल्व करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन 5, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन 5, लिखता है वेक्टर फॉर्म ऑफ BSL लॉ। BSL लॉ का मतलब था बायट सेवर्ट लॉ, है ना। क्या होता है, BSL का मतलब है बायट सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो क्या मैं पूछा, हमसे पूछा है वेक्टर फॉर्म, पूछा किसका, बायट सेवर्ट लॉ का। ठीक है, तो देखो बायट सेवर्ट लॉ का एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। एक तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड का डीबी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, इंटू होता है आपके पास आई DL साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ये फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन देखो यहाँ पर साइन थीटा तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल, अगर आप इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, है ना, ऊपर से r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, ये हो जाएगा आई DL, r को यहाँ लिख लेते हैं, इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई r²। ठीक है, और इसका फिर सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखो DL r साइन थीटा, तो क्या इसका फिर सकते हो, DL को DL क्रॉस r, है ना, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, तो DL r साइन थीटा क्या होगा, DL क्रॉस r, एंड डिवाइड बाई नीचे क्या था, नीचे आपका r³ बन गया था।
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, हाँ ऊपर नीचे मैंने आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ऊपर आर से किया, नीचे भी आर से किया था। नीचे आर स्क्वायर पहले से था, एक आर और आ गया तो क्या बन गया, आर क्यूब बन गया था, तो बन जाएगा ये आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है आपका वेक्टर फॉर्म है ना, ये आप इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ पायट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। तो ध्यान देखना यहाँ पर डीएल को मैंने डेल्टा एल लिखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या लिखना है आपको, डेल्टा एल लिखना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें याद रखना कि ये चीज जो फर्स्ट लिखा ना, ये ऐसे होता है ना, ये था विदाउट वेक्टर फॉर्म में। सो बी नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है ओनली, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसको जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, नीचे आर क्यूब बन जाएगा, ऊपर डी एल आर साइन थीटा बन जाएगा, और डी एल आर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एल क्रॉस आर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना यानी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं याद तो बताते हैं आपको कैसे निकालना है सिंपल वे में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसलिए हम जो पहले क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन 8 है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पता है एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी, है ना। क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, हम जो लिख लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो जो अब जब भी हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर डायमेंशनल फॉर्म निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द चार्ज एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स का कितना होता है, फोर्स को आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो ये तो कंपलसरी कि हर बच्चे को याद होना चाहिए। तो होता है एम एल टी माइनस टू, इधर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। चार्ज का मैंने पहले कहा था एटी होता है, आपको याद होगा, और v हो गया हमारे पास वेलोसिटी, इसका होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ रख के सॉल्व करना है। तो थोड़ा देखोगे यहाँ पर कि जो आपका जो कैंसल आउट होगा टर्म वो होगा आपका, नीचे लेंथ है ऊपर लेंथ है, तो लेंथ का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे टी का पावर 1 है, नीचे टी का पावर माइनस 1, तो ये भी कैंसल आउट हो गया। तो बचेगा आपका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला वो बन जाएगा आपके पास एम, एल तो नहीं है, एल सपट गया तो हो जाएगा एल जीरो, टी ऊपर है तो बचेगा टी माइनस टू, और ए नीचे था ऊपर जाके बन जाएगा ए माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इससे याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना डबल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आप याद कर लिया तो आपका एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड से जितने भी रिलेटेड जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला आते हैं, सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को आप चाहे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, हम पता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जिनको आता है वो कमेंट कर सकता है, जिनको नहीं आता वो सुनते रहो। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ठीक, तो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, क्योंकि कॉस थीटा का नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड का भी बताया था कितना आया था, देखो अभी आया था एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक, और एरिया कितना होता है, एरिया का होता है एल टू। तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एम। ठीक है, एल जीरो है उधर टू है तो हो जाएगा एल टू, टी का कुछ नहीं तो हो जाएगा टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, देखना तो जैसे अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड का आता है, चुंबकीय क्षेत्र का आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको पता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो मेरे पास करने का बहुत तरीका है ना। तो मुझे जो करता है, मैं जो करता हूँ सेवन को मैं करता हूँ एक इन्फाइनाइट वायर के चलते। कितना होता है, इन्फाइनाइट वायर का होता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई डिवाइड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, है ना। एक करंट कैरिंग लूप के चलते सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना होता है सेंटर पे अगर रेडियस आ रहा है तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू आर। ठीक है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला से निकालना है म्यू नॉट का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द म्यू नॉट इक्वल हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द करंट। ठीक है, टू नंबर है, नंबर का कभी कोई भी इसको बोलते हैं मीमा बोलते हैं, ये होता तो नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का अभी लिखा था कितना था
तो हो जाएगा आपका ml0t-2a-1। ठीक है, रेडियस मतलब लेंथ, तो हो जाएगा l। नीचे करंट है, करंट का होता है कितना, a एम्पियर। ठीक, तो अब यहां से आपका जो बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m, ये बन जाएगा l, ये बन जाएगा t-2। देखो a में क्या करना है, ऊपर -1 है, नीचे +1 है, नीचे का +1 ऊपर जाएगा, बन जाएगा -1, और ऊपर एक -1 पहले से है, तो क्या बन जाएगा t-2। तो जो यहां से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट आना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो कितना हो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर हम 9 की तरफ। लिखता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो बड़ा सिंपल तरीके मैं बताता हूं आपको 9 नंबर का। तो मैग्नेटिक मोमेंट को एम से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। ठीक है, करंट इंटू ये लिखा फॉर्मूला। अब लिखते हैं हमें, अब लिखना हमें डायमेंशनल, है ना। अब हम लिख रहा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी डायमेंशन ऑफ एम अब लिखना है। तो करंट का कितना होता है, करंट का होता है एम्पियर, और ए है मतलब एरिया, है ना। इसको लिख लीजिए एरिया है, और ये आई क्या, ये आपका करंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो करंट का ए हो जाएगा एम्पियर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2। कितना हो गया आपका, हो जाएगा L2A। या आप अगर आपको इसको लिखना चाहो तो लिखना पड़ेगा आपको कि एम नहीं है तो लिखेंगे m0। ठीक है, लिखेंगे L2, टाइम नहीं है तो लिखना पड़ेगा t0, और a का पावर 1। ठीक, तो फिर से देखो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका फिर से ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोलोमेंट, है ना। मैग्नेटिक डायपोलोमेंट का मतलब फिर से बात करें क्वेश्चन नंबर 10, फिर से मतलब हमसे एम का ही पूछा है, इसका यूनिट पूछा गया है ना। तो क्या था फॉर्मूला, क्या था, करंट इंटू एरिया। क्या था, करंट इंटू एरिया, यानी धारा इंटू क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, करंट यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा एम्पियर। ठीक, और एरिया यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितना हो गया, तो यूनिट ऑफ एम, है ना, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। अभी तक जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है ना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पहले भी आ चुका है। ठीक है, कितना होता है, तो डायमेंशनल जो आपका एसआई यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है आपका टेस्ला, है ना। टेस्ला बड़ा फेमस कंपनी है। किसका है कमेंट में बता दो, टेस्ला किसी कंपनी है, किस महानुभव यानी किस महान व्यक्ति, नॉट महान व्यक्ति बोलेंगे, किसी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो है, जो सबसे धनी आदमी है वर्ल्ड के, उसका ये कंपनी टेस्ला। तो नाम बता दो कमेंट करके किसका नाम है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लिखता है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना कि जब भी अगर परपेंडिकुलर इंटर करता है कोई भी चार्ज अगर इंटर करता है, कैसे, परपेंडिकुलर, है ना, तो उसका जो पाथ कैसा होता है, तो पाथ होता है हमेशा सर्कुलर। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड। ठीक, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इधर से इंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो इंटर करेगा तो जैसे वो इंटर करेगा उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा वो घूम जाएगा, है ना, चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे। तो ठीक है, तो वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा होगा, पाथ होगा इसका सर्कुलर। ये कब होता है, जब एंगल कितना होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो लिखना इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हो जाए 90 डिग्री तो पाथ कैसा होगा, तो पाथ होगा हमेशा सर्कुलर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। ये सब पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन सब देखो, मैं बार बार कहता हूं, सारे क्वेश्चन उन्होंने गेस पेपर जो भी आते हैं मार्केट में, सब में मैक्सिमम क्वेश्चन रखे मिलेगा आपको पीवाईक्यू ही मिलता है। बात समझ आ गया। कहता था मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। अभी मैंने क्वेश्चन पहले कराया था कि फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है कि जब भी किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियस आर है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द ओ होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। मतलब कि बोल सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको ना, बोलते हैं इनवर्सली। तो क्या होगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
ठीक। क्वेश्चन 14 आता है, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स। कह रहा है एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, यानी एक चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आता है तो उस पर कोई भी फोर्स उसे महसूस नहीं होता है। ऐसा कब होगा? अब देखो जो भी गया उसमें सब कुछ नीचे ऑप्शन देखोगे सब कुछ एंगल के टर्म में दिया है। तो पता था फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। जिसको बात समझ आ गया वो कमेंट कर सकता है, बाकी लोग सुनते रहें। तो फोर्स जीरो कब होगा, है ना? कह रहा है कि जब थीटा कितना हो जाए। तो देखो फोर्स जीरो है ना, इसका मतलब है कि साइन थीटा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल का टर्म पूछा गया है। साइन थीटा जीरो कब होता है? तो पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि जो थीटा होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब होता है कि जिस साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जिस साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में क्या है, उसकी वेलोसिटी भी है, यानी उसी दिशा में वो चार्ज पार्टिकल भी जा रहा है। तो ऐसा कब होगा? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, कैसा, है ना, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो पार्टिकल जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एक ही दिशा में जा रहा है। तभी क्या होता है, हमारा जो फोर्स हो जाता है वो जीरो हो जाता है। तो कब होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस पैरेलल होगा। बात समझ आ गया? आते क्वेश्चन नंबर 50 लिखता है, व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो इंटर करता है तो उसे क्या महसूस होगा? फिर से बताओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे, क्या होता है ऑप्शन बता दो जल्दी से कमेंट करके। क्या होता है? उस पर एक टॉर्क लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है। तो उस पर एक आघूर्ण लगेगा, बल नहीं लगेगा। नो फोर्स मतलब कोई बल नहीं है, टॉर्क मतलब आघूर्ण है। तो उस पर एक फोर्स लगेगा बट कोई तो फोर्स नहीं लगेगा, ओनली लगता है टॉर्क लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में 60 नहीं कराएंगे क्योंकि अब ये नॉट इन सिलेबस, है ना, सिलेबस में नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बाबा कह रहा हूँ, है ना, कि जैक बोर्ड में बात करो या बोलोगे कि मार्केट में जितने भी गेस्ट पेपर आते हैं, है ना, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, वो पहले साल वाले को चीज़ों को सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। उन्हें भी पता नहीं होता है कि क्या सिलेबस में अब नहीं रहा है, सिलेबस में ये नहीं है, तो मत पढ़ना कभी, है ना। बट द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी कहा था, है ना, लिखा हुआ भी आंसर आपको, चलो आपको सब आंसर मिल गया यहाँ पर। तो एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? टेस्ला सबको पता है, मैंने कहा था, ठीक है। इसी टेस्ला को हम कुछ और ही बोलते हैं, इसकी को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ऑप्शन बी, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस नहीं होता है? जब पार्टिकल कैसा रहे, रेस्ट पे, यानी जब पार्टिकल अगर रेस्ट पे रहेगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कभी भी नहीं लगता है। बात समझ आ गया? बात का अगला क्वेश्चन लिखता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, एक जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है। देखो उसने इस बात कहा, उसने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन 20 की बात कर रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है v के स्पीड से, तो याद रखना वो दोनों बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। चार्ज है तो फील्ड में क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो क्या बनाता है? वो दोनों बनाता है, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, ठीक है। तो पढ़े ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो एक तो रखना जितना यूनिट डायमेंशन वो तो पढ़ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा जितना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं पढ़ लो, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो आपको पढ़ना जरूरी है, ज्यादा ज्यादा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं 21 लिखता है, व्हेन ए करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन इट प्रोड्यूस। अब देखो उसने अच्छी बात कहा, यहां पर उसने कहा करंट, पहले क्या कहा था, पहले चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, अब यहाँ करंट है। मैंने कहा था अगर जब करंट फ्लो करता है तो क्या बनता है? सिर्फ का सिर्फ बनता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट बहेगा तो क्या बनेगा? सिर्फ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। बात समझ आ गया? तो आते क्वेश्चन नंबर 22 लिखता है अल्फा पार्टिकल इज मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्ट ऑन इट विल बी। बताओ कितना फोर्स लगेगा? उसने बोल दिया कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल, है ना। तो 20 की बात करें तो पता उसकी फोर्स पूछा है, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है तो अल्फा पार्टिकल किधर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल भी इसी की दिशा में हो गया, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो साइन 0 कितनी होती है, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0 हो जाती है। तो दिस इंप्लाई कि फोर्स कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई बोल सकते हैं कि फोर्स भी कितना होगा, फोर्स भी हो जाएगा 0 यानी 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां लिखा था पैरेलल, है ना, पैरेलल मतलब थीटा होता है 0 डिग्री। आते क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। कह रहा बताओ उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो फोर्स कब लगता है, मैक्सिमम फोर्स तब लगता है, यानी कुछ पूछा है क्वेश्चन 23 में कि फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो कह रहा है फोर्स कब लगेगा मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम तब लगेगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, है ना।
एंड मैक्सिमम वैल्यू जो ऑफ साइन थीटा होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा होती है वो 1 होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी 1 होती है। तो दिस इंप्लाई बोल सकते हो कि साइन थीटा 1 है, मतलब थीटा कितना है, दैट मीन्स क्या, हमें भी पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। दिस इंप्लाई बोल सकते हो कि थीटा कितना यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब कि जब ये कैसा मूव करे, जब जो चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। 90 डिग्री का मतलब होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, है ना, बात समझ आ गया। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 24, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो बताओ अगर बहुत सारे टर्न बन जाएं तो और रेडियस आर है, तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले बताया था n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। तो उसने बोला है क्या कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल बताओ कि अगर n बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो अगर n बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन 25। अब एक बात सुनो ना, अगर अपने दोस्तों तक शेयर करो चैनल को, है ना, और आपके जितने मित्र पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, अलग जिला से हो, कहीं से हो, तो जरूरी है ना, शेयर करो तभी तो उनका भी अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लिखता है मैग्नेटिक मोमेंट एम है इस सस्पेंडेड यूनिफॉर्म इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैक्सिमम टॉर्क। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम बी साइन थीटा। कितना होता है, एम बी साइन थीटा। अब पूछा कब है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम कब होगा, तो बताओ मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना जाए 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा कब, है ना, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम कितना आ जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, बन जाएगी एम बी, क्योंकि हो जाएगा एम बी साइन 90, एंड साइन 90 के लिए कितनी होती है, ये बता रहा है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 बन जाती है। तो मैक्सिमम कितना आएगा टॉर्क, एम बी। समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन में ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। लिखता है ए चार्ज हैविंग इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई एंड मास m is moving in a uniform electric field, its acceleration will be। क्या अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा उल्टी दिशा में, पहली बात, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना मास कितना है, m है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, Q इन E इंटू ई, यानी Q इंटू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और जी हमें भी पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इंप्लाइज यहां से आप बोल सकते हो कि व्हाट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखो, उनको तो क्या सिंबल का मतलब पता होगा ना, सिंबल क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है द्रव्यमान मास बोलते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपिटल ई, स्मॉल ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसकी बात करते हैं। तो इतना तो सिंबल आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन 27 आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा वहां से, करेक्ट आंसर हमारा जो आया था वो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक ठीक है। और एक चीज देखना यहाँ पर उसने एक वेक्टर साइन लगाया क्योंकि वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था वेक्टर है, इसलिए वेक्टर साइन लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है, देखो याद रखना अच्छी तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है एक बार, है ना। तो क्या देखो क्या होगा ना कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है 27, क्या जब भी एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है वो घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखो घूमने पर क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा, ठीक है, घूम रहा है मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन जो स्पीड है ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नहीं, देखा रखना, स्पीड कांस्टेंट होगा वेलोसिटी नहीं, क्योंकि स्पीड क्या होता है, एक होता है स्केलर है, मतलब उसमें होगा सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है ना, इसलिए एग्जाम्पल तो वो 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से घूमता रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज करता है, हमेशा चेंज हो रहा पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्या एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, है ना, यहाँ पर लगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी पार्टिकल का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और डायरेक्शन चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन भी का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा,
क्योंकि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की ओर होता है, यानी टुवर्ड सेंटर होता है। तो क्या चेंज नहीं करेगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछता है कि क्या होगा, है ना। तो क्या क्या चेंज होगा, लिखता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स चेंज्ड, ये गलत है। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, आई थिंक ऑप्शन बी थोड़ा ध्यान से ना, उसने गलत लिखा है, रिमेन्स अनचेंज होना चाहिए ना, इसको लिखना अनचेंज्ड। ये तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1 2 लिखेगा तो दोनों सेम ही है, तो इसे अनचेंज करना पड़ेगा, मतलब वो चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, है ना, कि स्पीड होगा वो चेंज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहा है कि पार्टिकल हर सर्कल पाथ में घूम रहा है। ठीक है, बात समझ आ गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन 28 लिखता है व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज होता है बस ये चेक करने के लिए कि किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में आपका करंट फ्लो हुआ है कि नहीं, यानी धारा प्रवाहित हुई है कि नहीं। तो जस्ट को सिर्फ मेजर करने के लिए, है ना, कितना हुआ इससे मतलब नहीं है, हुआ है कि नहीं बस इसको चेंज करना, इसको बस चेक करना है। तो जस्ट टू मेजर द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब बताता है कि करंट फ्लो हुआ या नहीं, है ना। अगर डिफ्लेक्शन थोड़ा भी अगर डिफ्लेक्ट होगा नीडल में तो हम बोलेंगे करंट फ्लो हुआ है। तो टू मेजर डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पास इन द सर्किट, है ना। बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन में 29 लिखता है वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हो, फॉर्मूला है ये आपका, आपने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर में। इसको डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, है ना, इसको डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल। ठीक है, इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका थीटा इक्वल टू होता है NIAB, है ना, NIAB डिवाइड बाई सी को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो इसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थीटा डिवाइड बाई वी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी आपका वोल्टेज से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो क्या करना है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है NIAB, ठीक है, और डिवाइड बाई होता है यहां पर R, है ना, नॉट I, इसको लिखना पड़ेगा आपको N, ये हो जाएगा आपका N, ठीक है, ये हो जाएगा AB, ऊपर क्या था, ऊपर में आपका था I, तो नीचे हो जाएगा बस R। ठीक है, इसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। NAB डिवाइड बाई R को लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ये यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल, यानी आप अगर एक 1 वोल्ट चेंज करते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अगर 1 वोल्ट चेंज करोगे बैटरी से तो कितना डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 30 लिखता है इफ नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट थ्रू ए कॉइल आर गिवन, है ना, कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल एन है, करंट ए है और करंट एरिया ए है और करंट आई है, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन 30। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है NIA, सिंपल, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, याद रखना क्या होता है I इंटू ए। कुछ पॉइंट याद रखना यहाँ पर और भी क्या, कि इसका रखना यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, और अभी कुछ बताया था डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो M0L2, है ना, T0 इंटू ए, ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको दोनों याद रखना है चीज का, मैग्नेटिक मोमेंट का। बात समझ आ गया, तो आते क्वेश्चन नंबर 31। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर की स्क्वायर यूनिट होता है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर से कर लो, वेबर ये पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला बोलते हैं ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला। ठीक है, लिखता है अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ magnetic field at a point due to current carrying element depends on distance of a point from current carrying element। क्वेश्चन कहने मतलब है कि अगर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लें जिसका लेंथ कितना है DL है ना, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और एंगल थीटा हो, तो R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, ये मैग्नेटिक फील्ड R पे कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा DB, और DB का फॉर्मूला आपको बताया था सबसे पहले, क्या लिखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई
डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई होता था आर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन बोल सकते हैं कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 33, टेस्ला इज न्यूटन। बताओ टेस्ला किस करंट होता है ना, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ही बोलते हैं कभी कभी। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों सेम बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छोटा 34, लिखता है ए मूविंग कॉइल कैलोमीटर द डिफ्लेक्शन थीटा ऑन द स्केल बाय ए पॉइंटर अटैच टू स्प्रिंग इच, है ना। अभी बताओ, अभी कुछ दिन पहले मैं इसका एक फॉर्मूला लिखा था, है ना। तो क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा फाई इक्वल क्या लिखा था एन आई ए बी, है ना, डिवाइड बाई के। ठीक है, तो एन आई ए बी डिवाइड बाई के ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक, कुछ 35 आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर लूप ऑफ साइड करंट कैरिंग, है ना। कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है, एक हमारे पास स्क्वायर इस टाइप का एक हमारे पास लूप है। कह रहा है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। अगर इसका साइड लेंथ कितना है, इसका साइड लेंथ हमें गिवन ए है, तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्वेश्चन को नहीं कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इस लेंथ का लेंथ ए है, हाफ लेंथ ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ एंगल है ना, दोनों एंगल 45 बन जाता है एंगल, है का। फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी इंटू होता है साइन थीटा या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसमें रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो इसके कितने टोटल आर में 4, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी टोटल होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला होगा 4 टाइम्स ऑफ, है ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, डी की वैल्यू हो जाएगी ए बाई 2। ठीक, और साइन थीटा और साइन थीटा 2 दोनों की वैल्यू होती है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तब करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में नहीं आएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सॉल्व करके बताना आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन 35 का बताना करेक्ट आंसर, कमेंट में करके कितना आएगा। सी या डी में एक ही आंसर आता है, सुने ना, सी या डी में एक आंसर करेक्ट है ना, वो आपको चेक बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर होने वाला है सही। ठीक, बात समझ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन में 36 जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में 36 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको आपको नहीं करना है। कोई 37 ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं करना है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल कैलोमीटर इज इंक्रीज्ड इस सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन कर देते हैं, है ना, तो सिंपल बात है, इसको हम डिफाइन कर देते थे, थीटा से लिखते थे, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो उसने पूछा है सेंसिटिविटी को मतलब हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी को डिफाइन करना है तो फॉर्मूला होता है एन ए बी डिवाइड बाई होता है के। ठीक है, तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज, अगर थीटा अगर एन बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आ गया। आते क्वेश्चन में 39, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39, लिखता मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय। कह रहा है कि अगर यहां पर पहले से कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दिया, है ना, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ठीक है, तो और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ अगर एल है, तो उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। कितना होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी होता है क्या, ये होता है इसके इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला है, याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये होगा। आ गया, तो आते क्वेश्चन में 40 लिखता है फॉर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड करंट आई। अभी कुछ दिन पहले लिखा था डिफ्लेक्शन फॉर्मूला, तो कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। 2023 का क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन 2023 में आया था। को कमेंट करके बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
या थीटा और आई में रिलेशनशिप क्या था, एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, तो 40 क्वेश्चन करके हम करेंगे। लिखता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई एट द सेंटर। अगर एक सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर रेडियस आर है, इसमें जो करंट फ्लो कर अगर आई है तो। ठीक है, क्या करना है इसका, कितना आंसर होगा, को का आंसर बताओ कमेंट करके। जो जिसने कमेंट कर दिया वो अच्छी बात है, जो नहीं किया वो फाइनल कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो इतने ही रखते हैं। तो हमारा लेक्चर था आज 41 क्वेश्चन हो गया और बाकी 30 क्वेश्चन और है जो कि हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 1-2 दिन में कंप्लीट करते हैं। और चैनल पे बने रहोगे तो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन तक आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी हम डाउनलोड हम यहाँ कर देंगे, टाइम मिलता है तो। बाकी लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना वहां से। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी कोई किसी को पेमेंट करके कुछ भी नहीं बेचे, कोई सेल नहीं करे। किसी को पीडीएफ चाहिए तो फ्री में करे, अगर किसी हेल्प करना है तो फ्री में करे, कोई किसी से पैसे नहीं ले। ये मेरा सबसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। तो इसलिए जो टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जुड़ते हैं, याद रखना जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा कोई कभी किसी को पेमेंट नहीं करेगा, जो मिलेगा उसे फ्री मिलेगा, और किसी को पर्सनल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में।